हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ द ब्रेनशिप स्कूल। आज हम रोटेशन मोशन का 8th लेक्चर लेंगे। तो मैं आपसे रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में बता रहा था, तो आइए एक रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालें। क्वेश्चन ले लेते हैं। यू आर गिवन ए डिस्क ऑफ रेडियस 20 centimeter. It is rotated about its diameter. Find its radius of gyration. रेडियस ऑफ जाइरेशन का एक और नाम है स्विंग रेडियस। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी बॉडी का, वो यम के स्क्वायर होता है, जहां के रेडियस ऑफ जाइरेशन है। अब अगर डिस्क को हम लोग डायमीटर के अबाउट घुमाएंगे तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, हमने चार्टर को लिखवाया था, तो वो होगा m r स्क्वायर बाई 4, और जो कि इक्वल होगा m के स्क्वायर के। तो m कैंसिल हो जाएगा दो साइड का, तो k आ जाएगा r बाई 2। तो r बाई 2 इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। r दिया हुआ था आपको 20 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो यही इसका आंसर हो गया। तो आइए एक डायमेंशनल फार्मूला आपको निकाल के बताते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है विच रिमेन्स कंजर्व्ड, अगर बाहर से टॉप ना लगे। तो आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस। तो डायमेंशनल फार्मूला आप जब निकालेंगे तो आर पी मतलब एम वी, तो आर का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस है, लेंथ, एम का मास और वी का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -1। और ये वही डायमेंशनल फार्मूला है जो प्लैंक कांस्टेंट का भी होता है, एच। इस बात को आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में आता है कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला किसके जैसा होता है। एक आध फार्मूला और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो किसी बॉडी में जब रोटेशन होता है तो वो उसके हर पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होती है, उनका समेशन जो होता है वो बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इट इज सम ऑफ kinetic energies of all the particles of a rotating body। तो अगर एक पार्टिकल को देखा जाए तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी v होगी और रेडियस r होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी mv स्क्वायर बाई 2। अगर आप इसका समेशन कर लेंगे तो आ जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो m हो जाएगा और v होगा ओमेगा r, तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। और आप जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर अपान 2 सभी के लिए सेम होगा और एम आर स्क्वायर आ गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ओमेगा स्क्वायर अपान 2 और सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो याद रखें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर अपान 2। तो यहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी घूम रही तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई आई ओमेगा स्क्वायर अपान 2। अब कोई बॉडी दौड़ भी रही है तो काइनेटिक एनर्जी आ गई एम वी स्क्वायर अपान 2। अब कोई बॉडी घूम भी रही है दौड़ भी रही है, जैसे आपने किसी तरफ पत्थर फेंका तो एम वी स्क्वायर अपान 2 उसमें काइनेटिक एनर्जी। आपने कोई पत्थर से घुमा दिया तो आई ओमेगा स्क्वायर अपान 2। आपने एक पत्थर फेंका ऐसे घूमते हुए फेंका, जैसे क्रिकेट में बॉल को घुमा के फेंकते हैं, मतलब घूमती भी रहती है और जाती भी रहती है। तो अगर जनरल मोशन हो रहा है, इन जनरल मोशन, तो ये घूम भी रहा है तो एनर्जी हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एक तो दौड़ भी रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और घूमने के कारण जो होती है उसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर अपान 2 और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर अपान 2। जैसे मान लीजिए ये एनर्जी 10 है, ये एनर्जी 15 है, तो टोटल एनर्जी 20 हो गई। तो कई बार ये पूछा जाता है कि ये बॉडी जा रही है, इट इज़ परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग, ना स्लिप की रोल कर रही है, तो टेल द रेशियो ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए, या ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का रेशियो बताइए, या रोटेशनल टोटल का रेशियो बताइए, या टोटल ट्रांसलेशनल का रेशियो बताइए। तो आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। तो एक बॉडी या ए स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, फाइंड रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो स्फीयर है तो इसके अंदर ये वाली एनर्जी है एम वी स्क्वायर बाई आर 2 और ये है आई ओमेगा स्क्वायर अपान 2 घूमने वाली। तो आपका रेशियो पूछा है रोटेशनल मतलब ये प्लस टोटल, ठीक है। तो रोटेशनल मतलब आई ओमेगा स्क्वायर अपान 2 और टोटल हो गया आई ओमेगा स्क्वायर अपान 2 प्लस एम वी स्क्वायर अपान 2। तो अपान 2 सबसे कट गया। अब आई और स्फीयर का जो आई होता है कितना होता है, पलट के फॉर्मूला देख लीजिएगा, 2mr स्क्वायर बाई 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और अपान आ जाएगा वही आई, तो 2mr स्क्वायर बाई 5 ओमेगा स्क्वायर और प्लस एम वी स्क्वायर। ये m सब एक ही है मास, तो ये m भी सबसे कट जाएगा। अच्छा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ वी स्क्वायर यहाँ वी स्क्वायर, एक वो कट गई। तो ये बचा कितना, ये बचा 2/5 और नीचे बचा 2/5 प्लस 1, 2/5 प्लस 1। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5, नीचे का अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाई ये पलट जाएगा 5/7, तो ये आ जाएगा 2/7। तो रेशियो आ जाएगा 2:7। तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है कि आज के
इस लेक्चर में मैंने आपको कितने डायमेंशनल फार्मूले बताए। तो वो है ऑप्शन 1 4 बताए, 2 3 4 3, ठीक। तो कितने डायमेंशनल फार्मूले आज के इस लेक्चर में आपको बताए गए। तो हमने पहले पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन, बाद में पढ़ लिया रोटेशनल मोशन। अब दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में एक जैसा बहुत कुछ है जिसे हम कहते हैं एनालॉजी। तो एनालॉजी बिटवीन ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन। तो दोनों को के बीच का आइए एनालॉजी बताएं। तो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन में एक जैसा क्या है। ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल एक ही होता है और रोटेशनल मोशन तो अगर कोई भी बॉडी एक जगह दूसरी जगह जाती है और पोजीशन चेंज होती है तो ये कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। और यहाँ पोजीशन नहीं चेंज होती, यहाँ पर डायरेक्शन बॉडी की चेंज होती है। तो इफ ओरिएंटेशन चेंजेस, अगर बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज होता है ये कहलाता है रोटेशनल मोशन। तो पोजीशन कितना चेंज होती है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। और यहाँ पर इसी प्रकार होता है ओरिएंटेशन, एंगल कितना चेंज होता है तो ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा। अब इसमें भी कुछ टाइम लगता है, उसमें भी टाइम लगता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम कर देंगे तो आ जाएगी यहाँ पर वेलोसिटी, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम कर देंगे तो आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे यहाँ होती है वेलोसिटी वैसे वहाँ होती है एंगुलर वेलोसिटी। माने वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एक ही नहीं है, जैसे मतलब एनालॉजी मतलब एक जैसा क्या है। फिर चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम करेंगे तो यहाँ आएगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपन टाइम करेंगे तो आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, जैसे यहाँ एक्सेलरेशन होता है उसी प्रकार से यहाँ अल्फा होता है। जैसे यहाँ पर इनर्शिया होता है जो मोशन को मेंटेन करता है, तो यहाँ होता है इनर्शिया, और इनर्शिया को हम लोग नापते हैं मास से, m। वैसे ही यहाँ पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी रोटेशनल मोशन को मेंटेन करता है। अब जैसे m है इंटू a कर दें तो यहाँ
आ जाता है फोर्स जो एक्सेलरेशन करता है। तो जैसे यहाँ पर m है वैसे वहाँ I है, और जैसे यहाँ एक्सेलरेशन है वैसे वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो I अल्फा कर दें तो एक चीज़ बनती है टॉर्क यानी टाउ। तो जैसे यहाँ एक्सेलरेट करने की जिम्मेदारी फोर्स की है वैसे वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन करने की जिम्मेदारी अल्फा की है। यानी जैसे यहाँ फोर्स है इट्स काउंटर पार्ट देयर इज टॉर्क। जैसे यहाँ पर मास इनटू वेलोसिटी करने से मेजर ऑफ लीनियर मोशन आ जाता है। तो जैसे यहाँ मास है वैसे वहाँ क्या है I, और जैसे वहाँ यहाँ वेलोसिटी है वहाँ क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो वो हो गया एंगुलर मोमेंटम जो कि बताता है मेजर ऑफ रोटेशन मोशन, ये मेजर ऑफ लीनियर मोशन। डी पी वेक्टर अपॉन डी टी कर दें तो फोर्स आ जाता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। वैसे ही यहाँ पर डी एल वेक्टर अपॉन डी टी कर दें तो टाउ आ जाता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन मोशन। डी पी अपॉन डी टी से फोर्स आ जाता है ये वाला, वैसे डी एल अपॉन डी टी से टाउ आ जाता है। ये न्यूटन सेकंड लॉ ये भी है वो भी। जैसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी होती है mv²/2, वैसे ही यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और जैसे यहाँ m होता है वैसे वहाँ होता है I। देखिए आपको फार्मूला एक भी याद नहीं करना पड़ेगा, फार्मूला आपको हो जाएगा v² का ω²/2। तो जैसे यहाँ न्यूटन के लॉज होते हैं वैसे यहाँ भी होते हैं। न्यूटन का पहला लॉ है कि if a body is stationary it will remain stationary, if it is moving then it maintains its velocity unless external force acts on it. Similarly यहाँ पे क्या होगा, if a body is stationary it will remain stationary, if it is performing rotational motion it will maintain its angular velocity rotational motion unless external torque acts on it. Second law आपको बता ही दिया, rate of change of momentum is equal to force, so rate of change of angular momentum is equal to torque. थर्ड लॉ, हर एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है, मतलब हर फोर्स का एक उल्टा फोर्स होता है जो इक्वल अपोजिट होता है। सिमिलरली हर टॉर्क का एक रिएक्शनरी टॉर्क होता है। तो जैसे यहाँ के सब लॉज हैं वैसे यहाँ के लॉज हैं। जैसे यहाँ के हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन वैसे यहाँ के भी इक्वेशंस ऑफ मोशन। एकदम सिंपल है। आइए कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ का देख लेते हैं। कोई बॉडी जा रही है u वेलोसिटी से, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, और बीच में एक्सेलरेशन a है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। ऐसी कोई बॉडी घूम रही है, यहाँ पर वेलोसिटी है ω1, बाद में हो गई ω2, एक्सेलरेशन अल्फा है, तो नई वेलोसिटी इज इक्वल टू पुरानी वेलोसिटी प्लस at। जैसे नई एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू पुरानी एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा है s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस at²/। तो ऐसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू s ut, u यानी ω1t प्लस
ए अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर नई वेलोसिटी ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2as, ए यानी अल्फा, एस यानी, इस तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाएंगे। तो इन बातों को बहुत अच्छे से आप दोहराएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ और बड़े अच्छे न्यूमेरिकल है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर भी फिनिश करने की कोशिश करूँगा। फिर हम लोग अगले ग्रेविटेशन वाले पार्ट में पहुँचेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बराबर देखते रहिए लेक्चर्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।